सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 3 से 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनके बारे में संक्षिप्त रूप से बताना है। तो सबसे पहला हमारा शब्द है अंतस्थ। अंतस्थ जैसा कि आपको पता है व्यंजन वर्णों का एक भेद होता है। हमारे व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ मानो मुख के भीतर ही ठहरे हुए से लगते हैं। अंतः का अर्थ होता है अंदर और सथ का अर्थ होता है ठहरा हुआ। तो दूसरा इन्हें अंतस्थ कहने का यह कारण है कि ये व्यंजन स्पर्श व ऊष्म व्यंजन के बीच में रखे गए हैं। तो एक बार हम पाठ से देख लेते हैं कहाँ से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पे दिया गया है व्यंजन के भेद के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन। आपको लिखना है जो वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ मुख में ही अर्थात मुख के भीतर ही ठहरे हुए से लगते हैं उन्हें अंतस्थ अर्थात अंतः तिष्ठति इति अंतस्थः उन्हें अंतस्थ कहते हैं। स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य में स्थित होने के कारण भी इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व। तो यहाँ तक आपने इसके अंतस्थ व्यंजन की टिप्पणी में लिखना है। उसके बाद अगला शब्द है अनुस्वार। तो अनुस्वार का बारे में आपने पढ़ा था कि अनुस्वार हम इसको कहते हैं जो हम ऊपर बिंदु का प्रयोग करते हैं। और अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर के बाद, क्योंकि अनु का अर्थ होता है पीछे और स्वार अर्थात स्वर। तो अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद में किया जाता है, न कि स्वर से पहले। और अनुस्वार वर्णों का उच्चारण केवल नासिका से ही होता है। संस्कृत में न और म के बाद न और म के स्थान पर न व म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यदि न और म के बाद कोई स्वर आए तो न और म को हलंत के साथ प्रयोग किया जाएगा। और यदि न और म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो न और म को अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए पाठ से देखते हैं कहाँ से आपने लिखना है। अनुस्वार यहाँ पे दिया गया है, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। अतः अनुस्वार स्वर के अंत में ही आता है, स्वर से पहले नहीं। जिस ध्वनि का उच्चारण केवल नासिका से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत भाषा में न या म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। यहाँ तक आप इसके अनुस्वार का यहाँ से यहाँ तक अनुस्वार की टिप्पणी में लिख लेंगे। उसके बाद है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि स्वर के भी हमारे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। और हमारे ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और लृ। और इन्हीं ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जो बाद के दीर्घ स्वर हैं या संयुक्त स्वर हैं वो सभी ह्रस्व स्वरों के योग से ही बनते हैं। तो आइए एक बार पाठ से देखते हैं।
ऋषभ स्वर के बारे में दिया गया है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है और मुंह भी कम खुलता है उन्हें ऋषभ स्वर कहते हैं। ठीक है। और दूसरी हमारी परिभाषा है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ऋषभ अथवा मूल स्वर कहते हैं। तो आपने यहाँ से लिखना है, इनकी संख्या 5 है। ऋषभ तथा मूल स्वरों, ऋषभ अथवा मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री तथा लृ। यहाँ तक आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख लेंगे। जिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद हमारा शब्द है स्पर्श। स्पर्श के बारे में आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन का एक भेद है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा अर्थात हमारी जीभ मुख के अंदर तालु, मूर्धा आदि भागों को स्पर्श करती अर्थात छूती है। तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी जिह्वा मुख के अंदर विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। और इनकी संख्या आपको पता है 25 होती है। क से मैं तक के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में अर्थात 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो आइए पाठ से देखते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के कंठ, तालु आदि किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से मैं तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन स्पर्श अर्थात इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ग के नाम पर रखा गया है। तो आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप इसके स्पर्श व्यंजन के उत्तर में लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला शब्द है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपको पता है स्वरों का एक भेद है। और दीर्घ स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ऋषभ स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय जिनके उच्चारण में लगता है। तो ऋषभ स्वर हमारे 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और एक बार पाठ से भी हम देख लेते हैं कहाँ से आपको लिखना है। यहाँ पर दिया गया है दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ऋषभ स्वरों से 2 गुना समय लगता है और मुंह भी अधिक खुलता उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, ठीक है, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और ऋषभ स्वरों के उच्चारण से अधिक मुंह खुलता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। आगे है इसके बारे में, इन्हें संयुक्त, मिश्र, मिश्रित अथवा संधि स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो यहाँ तक आपने इसके उत्तर में राइट करना है। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ से और नीचे औ तक, यहाँ तक आपने राइट करना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिख लेना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें कोष्ठक में 3-3 शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो सही उत्तर है
उसको आपने रिक्त स्थान में भरना है। हमारा पहला रिक्त स्थान है व्यंजन वर्ण रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्णों के बारे में आपने अध्ययन किया था कि हमारे व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3। तो 3 पर हम टिक लगा देंगे और यहाँ पर भी 3 को राइट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, स्पर्श वर्णों की संख्या डैश है। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं हमारे? स्पर्श वर्ण जैसा कि आपने पढ़ा था क से मैं तक के 25 हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 25, ठीक है। आगे कहता है अ ई उ री और लरी डैश स्वर है। तो ये आपको पता है ये पांचों हमारे हरिस्व स्वर होते हैं, ठीक है। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, हरिस्व स्वर। यहाँ पर हरिस्व ऑप्शन में दिया गया तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरिस्व। आगे है 4 में कहता है कि हरिस्व स्वरों को डैश स्वर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हरिस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे कहता है ऊष्म वर्णों की संख्या डैश है। तो हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं तीनों प्रकार के, स और ह हमारे कितने होते हैं? 4। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। आगे है स्पर्श व्यंजन वर्णों को डैश भागों में विभक्त किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित या विभक्त किया गया था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5। तो कितने भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजनों को? 5 भागों में। आगे कहता है प्लुत स्वर के उच्चारण में डैश मात्राओं का समय लगता है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे स्वरों के 3 भेद होते हैं, हरिस्व, दीर्घ व प्लुत। तो हरिस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्राओं का और प्लुत में 3 मात्राओं का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 को हम टिक मार्क कर देंगे और यहाँ पर फिलअप में लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का अगला भाग है स्वरों की संख्या डैश है। तो स्वरों को आपको पता है संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13 है। आगे है अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं हमारे? 4। य, र, ल और व। ये 4 हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे है दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 8। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है भाषा का प्रारंभिक रूप था। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि भाषा का प्रारंभिक रूप कैसा था? मौखिक था। सबसे पहले भाषा केवल बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। आगे कहता है स्वरों को कहा जाता है। दूसरे में प्रश्न पूछता है तो स्वरों को क्या कहा जाता है? अच। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अच। और व्यंजनों क्या कहते हैं हम? हल। अगले प्रश्न में पूछा कि व्यंजनों को कहा जाता है। तो इसको भी आपको पता है हल कहा जाता है। हरिस्व स्वरों को कहा जाता है। तो हरिस्व स्वरों को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का चिन्ह है। तो प्लुत स्वर का क्या चिन्ह है? प्लुत स्वर को हम 3 के आगे 3 लिख करके उसको दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे हम ओम लिखते हैं, ओ लिख के उसके बाद हम क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं, उसके बाद म। तो यहाँ पर जो ओ है इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? 3 मात्राओं के समान हो जाएगा, ओम, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है वर्णों को डैश भी कहते हैं। तो वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है।
और चिन्ह भी कहते हैं। तो ये सभी क्या है, वर्ण के नाम हैं, पर्यायवाची। आगे है हमारा क से म तक के व्यंजन डैश कहलाते हैं। तो क से म तक के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होती उनको क्या कहते हैं हम, अयोगवाह। ठीक है, जो हमारे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ठीक है, इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह, क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, स्वरों के साथ इनका प्रयोग होता है, स्वरों के बाद में। आगे कहता है यर अलावा व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही है यर अलावा हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और स और ह व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो ये कैसे व्यंजन है, उस व्यंजन है। मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अ ई उ री और ली। आगे दीर्घ स्वरों की संख्या, 2 दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, 8, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उस व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4, अभी प्रश्न आया था। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ 3 का अभ्यास व्याकरण के। तो इसमें से आपने 5 प्रश्नों को कल राइट किया था। उसके बाद आपने एक जो 6th प्रश्न हमारा, इसमें जो टिप्पणी दी गई है इनको भी आपने फेयर नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, तो इन टिप्पणियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इनके जो उत्तर है आपने कहाँ से लिखने हैं पाठ में, और आपने किस प्रकार लिखनी है। आपने जो टिप्पणी, जैसे फर्स्ट टिप्पणी दी गई अंतस्थ, इसके सामने आपने डैश का निशान लगा के यहाँ पे, तो इसके बारे में जो भी पाठ में दिया गया है इसके सामने हम लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद दूसरी टिप्पणी जो भी आएगी उसका नाम लिखो, हेडिंग बना के उसके सामने उसका वर्णन कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी कल नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।